जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं तो हमने तो वो मॉडल है आपके पास जो एम्बेडिंग के थ्रू ही प्रोसेस कर रहा होता है आपके प्रॉम्प्ट्स को, और एम्बेडिंग के थ्रू ही आपके पास आउटपुट क्रिएट करता है बेस्ड ऑन एम्बेडिंग। जब हमने ऊपर लिस्ट किए थे मॉडल्स, तो हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स भी थे जो स्पेसिफाइड थे कि जो एम्बेडिंग के टास्क को फीड कर सकते थे। तो हम एक मॉडल यूज करके चेक करते हैं कि किसी गिवन टेक्स्ट की एम्बेडिंग किस तरह की होती है, उसकी शेप क्या है और वेक्टर किस टाइप का आता है। एक चीज तो कंफर्म है कि जब भी कभी हम लोगों ने जनरेटिव एआई का कोई टास्क करवाना है तो जन एआई की जो लाइब्रेरी होगी उसको हमने इंपोर्ट करना है। अगर टेक्स्ट जनरेशन कंटेंट जनरेशन करवा रहे हैं तो आपने पहले मॉडल डिफाइन करना है, मॉडल की इंस्टेंस क्रिएट करनी है, और देन वहां से आप लोगों ने आप लोगों ने मॉडल की इंस्टेंस क्रिएट करनी है और उस इंस्टेंस से आपने अपनी अगर आप चैट वाला करना चाह रहे थे तो पहले आप एक चैट का इंस्टेंस क्रिएट करवाते हो और उस चैट में मैसेज सेंड करते हो। तीसरा केस था आपके पास एम्बेडिंग का, कि आप टेक्स्ट की एम्बेडिंग करवाना चाहते हो। तो हमने जैन ए से एक क्लास एक मेथड गेट किया एम्बेड कंटेंट का, जिसमें हम जो भी कंटेंट देंगे उसकी वो एम्बेडिंग हमें करके दे देगा। अब कंटेंट जब देना तो उसमें क्या क्या चीज़ें देनी है, एक तो मॉडल बनाना, मॉडल का पैरामीटर चाहिए। मॉडल में हमने बता दिया कि हमारे पास एक टेक्स्ट एम्बेडिंग 0 यूज कर रहे हैं। सेकेंडली आपने वो कंटेंट बताना है जिससे आपने कंटेंट क्रिएट करना है, जिसकी आपने एम्बेडिंग क्रिएट करनी है। टास्क की टाइप बतानी है कि आप किस तरह की एम्बेडिंग करना चाह रहे हो, और टास्क कौन कौन से हैं। आपके पास सिंपल थोड़ी है कि आपके पास डाटा है और आप वहां से क्यूरी करना चाह रहे हो, रिट्रीव करना चाह रहे हो। तो एक्सेप्टेड है, नहीं ले नहीं ले उन्होंने लेने ही लेना है। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर दें। जो रिट्रीवल है, जो टास्क टाइप्स हैं वो 3-4 तरह के हैं। क्लस्टरिंग है कि आपके सेम तरह के डाटा को अगर आप इन क्लस्टर्स करना चाहते हैं तो आप क्लस्टर का टास्क डिफाइन करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है कि आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं डाटा को, तो क्लासिफिकेशन का टास्क होगा। सिमिलरिटी सर्च का टास्क हो सकता है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल हो सकती है या क्यूरी हो सकती है। यहाँ पे मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट, अगर रिट्रीवल डॉक्यूमेंट करेंगे तो साथ में आपको टाइटल भी देना पड़ेगा। अगर आप रिट्रीवल डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और मेथड, कोई और टास्क टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको टाइटल प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है। अगर मैं अब इसमें से हम एम्बेडिंग करवा किस चीज़ में रहे हैं, हम एम्बेडिंग करवा रहे हैं कि इस व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ की एक सेंटेंस है, हम इसकी एम्बेडिंग करवा रहे हैं। मैं तो बोला था कि मैं सिर्फ चाय पीने जानी तो इसको को रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। क्योंकि मेरी मेंशन हुई थी तो मुझे सारी टैब्स को दोबारा रन करना पड़ेगा एक दफ़ा। एक दिन हमने कहा था ना, पिछले हफ्ते बोला था, पिछले हफ्ते पिछले 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 हफ्ते मुझे याद है। सीरियस है, मैं सीरियस हो जाता कर दे रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा। नहीं तुझे पुराने किसी की बात कर। फिल्म बनाते हैं, डायरेक्टर बनाए होते हैं।
जो मैं रात को अपन सोते हैं वो भी वो करेगा। अच्छा, अगर आप अब एम्बेडिंग चेक करते हैं तो ये आपके पास एक वेक्टर है काफी बड़ी लेंथ का। इसे देखने से पहले हम एक दफा चेक करते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। वो भी बेटी है तो एक छोटा सा कोड था, मैंने numpy यूज की। numpy आप लोगों ने पाइथन में देख ली होगी। ये करता है क्या है, numpy ने ले अरे को, सिंपल अरे थी, उसे numpy की अरे में कन्वर्ट किया और वहां से लिस्ट में डायमेंशन क्या आती है। वो कहता है कि वन डायमेंशनल अरे है और इसके 768 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडल ने एम्बेडिंग करते हुए गिवन टेक्स्ट को एक ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जिसकी 768 वैल्यूज थी। 768 768। हम लोग ने बैक एंड पे ये एम्बेडिंग कैसे प्रोसेस कर रही है कोई पता नहीं। उनका मॉडल एम्बेडिंग कैसे कर रहा है इसका कोई आइडिया नहीं। हर मॉडल अपनी टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग अपनी मर्जी से किसी भी उनका क्या पैरामीटर वो यूज करते हैं वो कोई आइडिया नहीं। अब एक और चीज की हमने पहले क्या किया था कि उसने सिर्फ एक सिंगल इनपुट दी थी। हमने कहा था कि इसकी एम्बेडिंग दे दो, तो उसने एक सिंगल वेक्टर क्रिएट कर दिया। दूसरा केस एक ऐसा आता है, हम उसे हम एम्बेडिंग फाइंड करना चाह रहे हैं मोर देन वन वर्ड की या सेंटेंसेस की। तो हम पे मल्टीपल अगर डाटा हमारे पास है तो हम उसे एज एन अरे देंगे, एज अ लिस्ट देंगे। काम सेम करवाया। अच्छा, अगर इसकी प्रोसेसिंग के बाद अगर आप देखते हैं तो अभी आपने क्या किया था, आपने 3 वैल्यूज दी थी, 3 सेंटेंसेस दिए थे, तो उसने एम्बेडिंग करके एक बात कंफर्म की वो 768 में कर रहा है। जो सिंगल वेक्टर बना रहा है वो 768 वैल्यूज का बना रहा है। 3 इनपुट थी, इस वजह से उसने उसकी 3 कर दी। 3 वेक्टर्स क्रिएट कर दिए। ये सिंपल एक बेसिक सा यूज था कि आप किसी अगर आप एम्बेडिंग करना चाहते हैं अपने कहीं यूज केस में तो आप इसकी एम्बेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास पुराना कोई रिस्पॉन्स है आप उसकी एम्बेडिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर हिस्ट्री है, चैट हिस्ट्री, आप उसकी एम्बेडिंग कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं थी। अगर चैट हिस्ट्री होती तो आप चैट हिस्ट्री की भी एम्बेडिंग कर सकते थे। प्रोसेस सेम है, मॉडल सेम है, आपने सिर्फ कंटेंट बताना है कि आप कौन सा कंटेंट यूज कर रहे हैं। अच्छा, पुरानी मेरे पास एक चैट थी, मैं दोबारा रन नहीं कर रहा पूरा हूँ। नंबर तेरा ही। अभी देखेंगे कि मेरे पास एक पुरानी चैट थी जो बड़ा लंबा टेक्स्ट था। अगर उसकी मैं एम्बेडिंग करवाता हूँ तो मेरे पास अभी उसने 2 काम किए। एक बात तो कंफर्म है कि 768 वैल्यूज वाला डायमेंशन वाला वेक्टर क्रिएट किया था, लेकिन उसने टोटल वेक्टर्स कितने क्रिएट किए, 10। तो ये कितने वेक्टर्स क्रिएट करेगा ये डिपेंड करेगा आप किस तरह की से इनपुट देते हैं और एक वेक्टर में कितनी वैल्यूज होंगी वो मॉडल की अपनी चॉइस है। जैसे इस मॉडल का अपना एक प्रीफिक्स है, जिस तरह इसमें 768 है कि इसने इस मॉडल ने जब कभी भी एम्बेडिंग करनी है तो सिंगल इनपुट को उसने 768 डिजिट्स में चेंज करना है, एक ऐसे वेक्टर में चेंज करना है जिसमें 768 नंबर्स होंगे। अच्छा, सेफ्टी सेटिंग वाली हम पहले बात देख चुके हैं कि अगर हम कोई ऐसा प्रॉम्प्ट करते हैं जिसका रिस्पॉन्स नहीं आता, यानी कि कोई ऐसा आता है, ऐसा कोई प्रॉम्प्ट करते हैं, लेट्स सपोज वो हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है, तो जो जनरेटिव मॉडल को कभी भी आपको जनरेट कंटेंट जनरेट करके नहीं देगा। एक मॉडल कोई इनिशियलाइज कर लेते हैं कि नहीं था। मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया था कि राइट समथिंग टू पोस्ट अगेंस्ट चाइना। उसने रिस्पॉन्स में मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने उसे
कर दिया कि जी मैं इस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करना चाहता। ये आपका जो है किसी ऐसी कैटेगरी में आता है जो बैंड है, ठीक है। अच्छा, स्टिल वो मैंने पहले बात की थी कि प्रॉम्प्ट डॉट फीडबैक को बताना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है, लेकिन ये नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा कोई आइडिया नहीं है। डॉट में से देखें, टॉपिक अराउंड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉग रीजन, ये वाला जी। डर लगता है मोबाइल रीजन अनस्पेसिफाइड कह रहे हैं, ये नहीं चल रहा इसका, ये वाला ब्लॉग नहीं चल रहा। अच्छा, अगर आप करना चाहें कि जी मैं ऐसा कंटेंट पास करना चाहता हूँ, तो आप इसकी सेफ्टी सेटिंग्स पे जाके इसे नल कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं कि जी मैं ये जो चेक है इसे नलीफाई कर रहा हूँ, लेकिन आप कर भी देंगे तो ये रिस्पॉन्स आपको फिर भी क्रिएट करके नहीं देगा। वो दो चीज़ें लेवल, एक है तो आपको प्रॉम्प्ट लेवल पे नहीं कर देता है, उसे रोक देता है, और दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम पे भी चीज़ें क्रिएट नहीं करता। हो सकता है कि बैकएंड पे ये जो हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे थे उसे इसने पास कर दिया, लेकिन जब कंटेंट जनरेशन की टर्न की तो कंटेंट जनरेशन के वक्त उसने सेम प्रॉम्प्ट को फेल कर दिया बेस्ड ऑन सेफ्टी सेटिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सूरत में कोई ऐसा केस नहीं आएगा जहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहा होगा जो उसके रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, इसमें हरासमेंट हो सकता है, हेट स्पीच है, बिजनेस कंटेंट है, शायद वो और है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपके भी ज़हन में होगी और मेरे भी ज़हन में आई थी कि अगर ये इतना ही आसान था कि हमने सिर्फ मॉडल डिफ़ाइन करना है और मॉडल डिफ़ाइन करके उसे प्रॉम्प्ट देना है और उसने हमें इनपुट देना है, आउटपुट दे देना है, तो इसका फ़ायदा क्या है? बात ये है कि जब इन्होंने इसकी एपीआई क्रिएट की थी तो एक्चुअली में इतनी सिंपल एपीआई थी नहीं। इसके बैकएंड पे आपको हर तरह की सेटिंग्स खुद करनी पड़ती थी। एक एग्जांपल है जिसमें आप कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट दे नहीं सकते। काम वही था, मॉडल वही है, कंटेंट वही है, लेकिन उसमें अभी की जो उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्शन दी, उससे पहले क्या होता था कि आपको जैन ए पोर्टल डॉट कंटेंट में पार्ट्स ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती थी जो हमने नहीं करती। इसका हमको फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारे पास इसकी एक एब्स्ट्रैक्शन मौजूद है, हम उसे उसमें वैल्यू दे के वहाँ से कंटेंट और रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं इसकी बैकएंड की वर्किंग देखना चाहता हूँ कि ये बैकएंड पे काम कैसे करता है, तो ये इसका कोड है। इसमें इसने बताया कि आप एक्चुअली में चीज़ें कैसे मॉडल के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए किस तरह चीज़ें सेट करते थे, आप अपना रिस्पॉन्स किस तरह पास करते थे। अच्छा, ये एक केस है जिसमें आप टेक्स्ट दे रहे हैं और इमेज दे रहे हैं, लेकिन अगर इसमें और भी अपडेट आती है तो इसका रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, उसे स्टडी करना और उस पे अपने कोड को रीफैक्टर करना काफ़ी मुश्किल काम है। सो हमारे लिए एक चीज़ पता लग गई कि जो एक्चुअल कोड था, जो एब्स्ट्रैक्शन थी, वो हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करने का, एक एपीआई को यूज़ करने का। हम लोगों ने एक केस देखा था चैट हिस्ट्री का। चैट हिस्ट्री में वो क्या करता था कि आपकी हिस्ट्री को खुद से मैनेज करता था। दूसरा केस ये भी हो सकता था कि आप अपनी हिस्ट्री को खुद से मैनेज ना कर रहे हो, सिस्टम आपकी हिस्ट्री को मैनेज ना कर रहा हो, आपको वो हिस्ट्री खुद से मैनेज करनी पड़ती, तो क्या करते? फर्स्ट केस में पहले रिस्पॉन्स में आप उसे कोई ना कोई रिस्पॉन्स कोई ना कोई प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं, उसे बताते हैं कि जी वो कौन यूज़र काम कर रहा है और क्वेश्चन क्या कर रहा है। जहाँ तक वो सिंपल सा है कि वो आपको कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा, तो आपने एक मैसेज सेंड किया या ठीक है, ये काम हम पहले भी कर रहे थे।
एक ऐसा केस जहाँ पे हम हिस्ट्री को फिर से मेहनत करना चाहते थे, उसमें जब आपने इनपुट देनी है तो आप एक ऑब्जेक्ट देंगे जिसमें 2 चीज़ें होंगी, एक रोल है और उसका कंटेंट क्या था। रोल में आप यूज़र बता सकते हैं या मॉडल होगा, और कंटेंट में आप पार्ट्स में अपनी प्रॉम्प्ट को सेंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब रिस्पॉन्स आता था, रिस्पॉन्स भी कुछ इसी फॉर्म में आता था कि पार्ट्स में आगे जाके आपका रिस्पॉन्स होता था टेक्स्ट के फील्ड में। ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ गया, तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ तो मेरा जो पुराना रिस्पॉन्स था वो उसके साथ जाएगा, पुराना रिस्पॉन्स भी इसमें अवेलेबल है। तो क्या करूँगा, मैं मैसेजेस में जहाँ पे मैसेज ऐड किया था वहाँ पे डिपेंड करूँगा पहले तो वो रिस्पॉन्स जो सिस्टम ने दिया। मैसेजेस ऑलरेडी अवेलेबल थे, उसमें डिपेंड किया रोल मॉडल को, और लास्ट में जो रिस्पॉन्स मेरे पास अवेलेबल था उसे मैंने डिपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, रोल बताऊंगा और वो प्रॉम्प्ट बताऊंगा। आप अपने मॉडल मॉडल्स के अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करके देगा। तो इन 2 एग्जांपल्स को करवाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में जो इस एपीआई ने आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है, आपके लिए चीज़ें कितनी आसान कर दी हैं। आपको हिस्ट्री वाले केस में खुद से कोई चीज़ नहीं करनी पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करता है। सिर्फ आप एक काम करते हैं कि आप एक चैट को इनिशियलाइज करवाते हैं और उसमें मैसेज सेंड करते हैं। और पहले केस में आप सिंपल टेक्स्ट आप जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हैं, मॉडल को प्रॉम्प्ट पास करते हैं, वो आपको कंटेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे फायदे की चीज़ नज़र आ रही है, जिसमें सुबह बात भी हो रही थी, कि आप मॉडल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने शुरू में बात की कि ज़रूरी नहीं है, बाकी सारा ये देखेंगे तो यहाँ तक ये चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है। ये उतना ही पोर्शन है जो हम बार-बार करते आ रहे हैं। हमने इसे एक इनपुट प्रॉम्प्ट की भी वही चीज़ है, सिर्फ हम चीज़ ऐड क्या कर रहे हैं, हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर रहे हैं। हमने कहा जी जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, NAI डॉट टाइप्स में जाके हम जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करें, क्या-क्या चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। पहली चीज़ आप इसे बताते हैं कि आप कैंडिडेट बनाओ कि आपने ये इनपुट के अगेंस्ट कितनी आउटपुट्स देनी है। जो फ्लैश है ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ये मैक्सिमम कर ही एक सकता है। अगर आप इसमें से वैल्यू को पास करेंगे तो ये आपके पास एरर आएगा। ओनली वन कैंडिडेट कैन बी मतलब इस मॉडल की रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक से ज़्यादा आउटपुट एक सिंगल इनपुट के लिए दे नहीं सकते। ये तो वन का वन रह गया। अच्छा, सॉफ्ट फीचर्स क्या था, जनरली आप उसे देखेंगे, वो कहता है कि जब आपकी कन्वर्सेशन एंड करती हैं तो आपके पास जो सीक्वेंस में चीज़ आती है वो कोई क्रॉस का साइन है कि आपकी कन्वर्सेशन एंड हो गई है। ये वहीं पे था, इसे हम चेंज नहीं कर रहे। तो जो चीज़ें हम चेंज करते हैं वो है मैक्स आउटपुट टोकन और टेम्परेचर। मैक्स आउटपुट टोकन क्या कहते हैं कि जब भी आप इससे रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे तो इसके रिस्पॉन्स में मैक्सिमम कितने टोकन होंगे वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने स्पेसिफाई किया, अगर आप इसका रिस्पॉन्स चेक करें तो इसके रिस्पॉन्स में देखेंगे एक बिल्कुल छोटा सा आंसर आ रहा है। अगर मैं इसी को अपडेट करके डाल दूँगा 200, आप देखेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है नेक्स्ट टोकन मैक्स आउटपुट टोकन को अपडेट करने से वो फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट चीज थी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक्चुअली में आपके मॉडल का की रैंडमनेस है, वो जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा उसमें कितनी रैंडमनेस है। अच्छा, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं, 0.1। हाँ जी। अच्छा, मैक्स आउट जब भी आप इनपुट देते हैं मॉडल को या मॉडल आपको आउटपुट देता है, जो भी आउटपुट या इनपुट है उसकी उसकी लेंथ की बेस पे या किसी और बेस पे वो टोकन्स डिफाइन करता है कि आपकी आउटपुट इतने टोकन्स की थी।
हमने ओपन एआई की जब प्राइसिंग देखी तो वहाँ कहता था कि ओवन जो मॉडल है वो $15 लेता, $60 लेता है पर मिलियन आउटपुट टोकन। इसका मतलब है कि जब कभी भी उसकी आउटपुट से 1 मिलियन टोकन पूरे होंगे तो आपको $60 चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स सपोज हमें क्या ऐसा मॉडल यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आउट ऑफ द रेंज जाए ना, हम उसके आउटपुट टोकन को रिस्ट्रिक्ट कर लें। अगर हम ये करना चाहें तो हम मैक्स आउटपुट टोकन की वैल्यू सेट कर देते हैं। इससे ये होगा कि आपका रिस्पॉन्स 20 टोकन से ज़्यादा जनरेट ही नहीं करेगा। आपका रिस्पॉन्स ठीक हो या ना ठीक हो, एक अलग बात है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स 20 टोकन से ज़्यादा नहीं आएगा। उसने आंसर में अपनी बात करेक्टली एक्सप्लेन की या नहीं की, उससे उसे गर्ज नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि जब 20 टोकन पूरे हो गए मैंने रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करना। आप जितने मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, शायद 18 टोकन है उसकी आउटपुट टोकन जो एक आउटपुट टोकन होता है एक सिंगल रिस्पॉन्स में। जब टेम्परेचर मैंने 0.1 सेट किया, टेम्परेचर क्या था कि आपका रिस्पॉन्स कितना रैंडम आंसर करता है। अच्छा, इसे आसान करने के लिए ताकि पढ़ने में आसानी रहे तो मार्कों में मानना टेस्ट करना। अच्छा, ये उसने एक दिया, अगर मैं रैंडमनेस 0.1 पे से दोबारा करता हूँ तो सेम आंसर देगा, मुझे देना चाहिए सेम आंसर है। जब मैं ये कहता हूँ कि इसकी रैंडमनेस को टेम्परेचर को 1 कर दो तो निश्चित तौर पे उसका जो वो है वो चेंज होना चाहिए, होगा या नहीं होगा उसका नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। आंसर डिफरेंट आया। अगर आप कम टेम्परेचर पे मल्टीपल क्यूरीज भी करें तो जरूरी नहीं है कि हर क्यूरी में आपके पास आंसर डिफरेंट आए, वो सेम आंसर आपको दे सकता है। उसमें से जो रैंडमनेस का फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो आपकी आउटपुट में जो आंसर है, आपका आउटपुट है वो रैंडमाइज हो जाएगा। मतलब ये कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ये था कि अगर मेरा जो मैंने रिस्पॉन्स क्रिएट किया है वो इस वजह से खत्म हो गया कि मैक्स टोकन रीच करके थे एंड पे डॉट 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 लगा दो, एक्चुअली में ये नहीं आ रहे थे। अगर मैं अभी करूँगा तो एंड पे डॉट डॉट आ जाएंगे, किसी और पे नहीं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम जेमिनी की एपीआई को अपने पास लैब में कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात सिर्फ ये नहीं कि आप लैब में कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें चैटबॉट है, और चैटबॉट ने बैक एंड पे कोई ना कोई एलएलएम तो यूज करना है। तो उसके दो तरीके थे, या तो आप अपना एलएलएम कहीं पे होस्ट करते उसको यूज करते, दूसरा लेते और एपीआई की किसी की यूज कर लेते। तो उसमें अभी तक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास थी कि हम जेमिनी जो कि फ्री है उसे यूज कर सकते हैं। जमुनाई वाले पोर्शन में किसी का कोई इशू है? अच्छा, हम इसे प्रोबेबली डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे। डायरेक्टली जेमिनी को हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर काम आएगी हमारे लैंगचेन। नेक्स्ट हम लैंगचेन पे जा रहे हैं, तो लैंगचेन वो मसले मसाइल जो एलएलएम से रिलेटेड थे, जो किसी मॉडल के थे, किसी की एपीआई से थे, उन चीज़ों को वो सॉल्व करेगा, और किसी का कुछ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो आज का टॉपिक था वो था कि हमने लैंगचेन का हेलो वर्ड करना है, कि लैंगचेन को हम यूज करना सीखें, वो चलता कैसे, काम भी यही करेगा जो कुछ हम डायरेक्टली जेमिनी की एपीआई से करते हैं, लेकिन उसका मेथड कुछ डिफरेंट होगा। उसमें कुछ फर्दर चीज़ें आ सकती है, जिस तरह आपको भाई ने कहा कि नहीं हमें जो जेमिनी है वो फंक्शन कॉलिंग नहीं करने दे रहा। फंक्शन कॉलिंग क्या थी कि आप अपने कोड में से किसी एपीआई या किसी फंक्शन को कॉल करते थे, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता था, उस बेस पे आप फर्दर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करते थे। लैंगचेन क्या करेगा कि आपको ये फ्रीडम दे देगा कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस को लिंक करने की चेन बना लें। एपीआई कोई यूज़ कर रहे होंगे,
मॉडल एलएलएम को यूज़ कर रहे होंगे, अपनी पर्सनल एपीआई यूज़ कर सकते हैं आप उसमें डाटा स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी और एलएलएम की एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो ये काम जो है हम LangChain से करवाएंगे। अच्छा, उसकी डिटेल क्या है उसे हम देखेंगे बाद में, लेकिन एक सिर्फ छोटा सा उसका हेलो वर्ड कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि LangChain चलता भी है कि नहीं चलता। जुनेद, दोनों मैसेज करवाने हैं LangChain में, जेसन वाला करवाना है, जरूरत है, हैं? ठीक है, ये वो जो सिंपल था ना जो हमने उस दिन किया, हाँ हाँ वो किया उसमें कैलकुलेशन की जरूरत थी। ये लो डायरेक्ट एपीआई की लो, नहीं LangChain, ये LangChain का मॉडल है भाई, उसका नहीं है, ये जनरेटिव एक ही मॉडल है। LangChain में 2 मॉडल हैं, एक उसमें जनरेटिव है, LangChain में आई के दो हाँ तो आप वर्टेक्स ये यूज़ कर हाँ वो नहीं करना। वर्टेक्स में पहना होगा, दूसरा उसके पास जो सादे वाला है ना, तो ये वो सादे वाला ही है। हाँ तो यही करवा दें। इशू क्या आ रहा था? अच्छा, वर्टेक्स में आपका आ रहा था, मेरे वाटे लगता है कि उसका इसमें भी यही इशू है, जेसन वाला। उसमें कोई नहीं, हमने उस दिन कहा थी मैं अपनी गाड़ी में आपने की है ना बात, मैं भी रात आपको तो क्या मेरी बात तो क्या कहते सेम इशू है, तो सही लगा मैंने कहा यार सुबह क्लास में ला के देखी उसने वर्टेक्स से नहीं, उसने किया ये सादा ही है, काम उसने जेसन से करवाया है, वो मैंने अपनी की है ना, तो उसकी देखने में तो हो जाता है ऐसे नहीं। तो दोनों करवा देते हैं, जिसके गूगल करो करता है, या तो ये किया वो करवाओ, वो तो आएगा, बस वो करवा वो इसका ओवर वो देते हैं यार, ये अगर करना होगी तो कर लेंगे। हाँ अपने वाला करवाओ यार, वो तो करना है, हाँ वो तो चलता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है हाँ ना ये तो घुमाते अच्छा, ये आपके पास LangChain की का स्टेप भी मेंशन है रेपो में, और फर्दर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसकी ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप खुद भी देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमने इसे कॉन्फ़िगर करना है कि ये चल जाए। इस तरह जिमनाई के लिए आपको एपीआई की चाहिए थी, यहाँ पे भी एपीआई की चाहिए। तब उससे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पैकेजेस कौन-कौन से करने हैं। अगर मैं LangChain पे आता हूँ और मैं इसके प्रोडक्ट्स में LangChain पे गए, डॉक्यूमेंट्स में LangChain, हम जिमनाई यूज़ करना चाह रहे हैं तो गूगल है। जब गूगल में देखें वो 2 चीज़ें देता है कि आप 2 एपीआई यूज़ कर सकते हो जिमनाई की, कौन-कौन सी? LangChain गूगल जेन या आप LangChain की गूगल वर्टेक्स एआई। गूगल की वर्टेक्स एआई फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये पेड वाला है। इसमें भी जो LangChain गूगल जेन एआई वाली एपीआई है वो फ्री है, उसे हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम सिंपल जेन एआई की एपीआई जेमिनी की एपीआई को यूज़ करते थे। अब सवाल ये है कि अगर हम सिंपली कर सकते थे तो हमें LangChain की ज़रूरत क्यों है? LangChain आपको ये पॉसिबिलिटी देगा कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर लो, उनकी चेन बना लो। यानी कि हो सकता है कि पहला स्टेप ये हो कि आप किसी एलएलएम के साथ कोई मॉडल और कोई रिस्पॉन्स और कंटेंट वाला काम कर रहे हैं, देन आप उस कंटेंट को अपनी डेटाबेस में भेजना चाहते हो, कनेक्ट कर लोगे। डेटाबेस से वहाँ से कोई और डाटा लाओगे वापस, वो आप काम कर सकते हो। आप उसे किसी एपीआई के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, वो कर सकते हो। लास्टली आप किसी और मॉडल पे सेंड करना चाहते हो, तो सेम आप काम कर सकते हो। ये काम अगर आप अकेला सिंगल एक डायरेक्ट जेमिनी की एपीआई को यूज़ करते तो ये ऐसा काम आप नहीं कर सकते थे, ठीक है? इसमें क्या था कि हमें क्या चाहिए होगा, LangChain गूगल एआई की भी हम कर रहे हैं, हमने पूरा कर दिया। हमने कहा माइनस व्यू 2 चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर ली, एक LangChain एक्चुअल LangChain, और दूसरा हमने किया कि LangChain की गूगल जेन एआई इसे हम रन करेंगे। ये आपके पास इंस्टॉलेशंस करेगा,
अच्छा, 2 चीज़ें हैं, हम यहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज़ कर लेते हैं या परसेंटेज यूज़ कर लेते हैं। एक्सक्लेमेशन क्या करता है कि आपके सिस्टम में कोलैब पे क्या करेगा कि आपकी वो कमांड चला देगा। जो परसेंटेज का साइन है ना, वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सेशन में वो काम करेगा। सेशन डिस्कनेक्ट होगा, सेशन डिस्कनेक्ट हुआ तो आपका काम भी खत्म हो गया। दूसरा केस था आपने एक्सक्लेमेशन से किया था, तो उसमें कोलैब के बैकएंड पे जो सिस्टम इंस्टॉल था आपके सेशन के लिए, वहाँ पे उसने इंस्टॉल किया जब तक आपका वो एक्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट खत्म नहीं होगा तब तक वो डाटा वहाँ पे रहता है, वो इंस्टॉलेशन वहाँ पे रहती है। इन दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सिर्फ एक पीस ऑफ कोड है। ये क्या करता था कि आपका जो करंट टर्मिनल था उसे एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता है, ताकि आपके पास जितनी भी नई इंस्टॉलेशन हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाए। आप ये नहीं भी करेंगे, काम करेगा, इसका कोई इशू नहीं है। जिसने सेशन को क्रैश किया, क्रैश के बाद खुद ही ने रीस्टार्ट किया, नहीं उसके पास जो अपडेट्स आएंगे तो उसका बस वो कर लेगा। अब सीन ये था कि हमें लैंग चेन में जेमिनी की एपीआई को इंटीग्रेट करना था। जेमिनी की एपीआई हमें कहाँ से मिलेगी? जेमिनी के डैशबोर्ड से। वहाँ से हमने एपीआई की ली और इस एपीआई की को हमने स्टोर कर लिया हमारे पास, ये लो वेरिएबल में स्टोर किया। इस वेरिएबल को हमने अलाउ किया पर्टिकुलर कोलैब की फाइल के लिए। हमने यूजर डाटा से जेमिनी की निकाली। अब हमने पहले हम क्या करते थे कि हम जेमिनी से क्रिएट मॉडल की एक क्लास को गेट करते थे। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली चैट, अच्छा अब इसमें इस मॉडल में भी मल्टीपल एपीआई होंगी, चैट की होगी, एम्बेडिंग की होगी, मॉडल कोई क्लास होगी चैट की, कोई एम्बेडिंग की, हो सकता है इमेज जनरेशन की भी क्लास हो, मल्टीपल हो सकती हैं। उसमें से सिर्फ एक लेते हैं चैट वाली, चैट गूगल जनरेटिव एआई। चैट गूगल जनरेटिव एआई आ गई। इसे हमने अपना मॉडल बता दिया कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे थे। मॉडल के साथ हमने बता दिया कि हम एपीआई की कौन सी यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ हमने इसे अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर बता दिया। अगर हम खुद से टेम्परेचर ना बताते तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास टेम्परेचर था उसने वो यूज़ कर लेना था। ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया। थोड़ा सा रिवाइज करें कि हम जेमिनी पे क्या करते थे। हम जेन एआई को कॉल करते थे। उस जेन एआई में हम पहले कॉन्फ़िगर करते थे एपीआई की को, देन उसके बाद उस जेन एआई से हम एक मॉडल गेट करते थे, मॉडल क्रिएट करते थे। मॉडल में आप पास करते थे आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद आप उसे यूज़ करते थे। इस केस में आपने क्या किया कि डायरेक्टली जो चैट की आपके पास एक क्लास थी वो कॉल की, उसमें आपने मॉडल बता दिया कि जी मैं जब इस क्लास से चैट करूँगा, इस इंस्टेंस से चैट करूँगा तो मैं किस मॉडल से करूँगा, किस एपीआई की के थ्रू करूँगा और किस टेम्परेचर पे करूँगा। ताकि आपको टेम्परेचर के साथ नेक्स्ट हमने इसे एक स्टोर किया, सिंपल एक वेरिएबल में हमने टाइप दे दी कि ये चैट जनरेटिव है। अब रिस्पांस मैंने कहाँ से लेना है, इस केस में हमारा रिस्पांस आ रहा होगा एलएलएम से। अच्छा, वहाँ पे हम रिस्पांस कैसे लेते थे? मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। जनरेट कंटेंट भी हमें कहीं से, हाँ जनरेट कंटेंट के साथ यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप सिंपल एलएलएम को इन्वोक करते हैं विद योर प्रॉम्प्ट। आपने एलएलएम डॉट इन्वोक लिखा और आपने जो भी प्रॉम्प्ट देने थे वो प्रॉम्प्ट दिया, आपके पास कोई रिस्पांस आ गया। हम ये चला के देखते हैं कि हमारे पास इसका रिस्पांस किस तरह का है। उसका रिस्पांस याद होगा कि उसमें पहले वो लूप करना पड़ता था कैंडिडेट से, आपके पास पार्ट्स और ये वो काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसमें आया और इसमें आपके पास कंटेंट में आपका डाटा पड़ा, ये टोटल था और कंटेंट में आपका डाटा पड़ा। ऐसे जितना लंबा लूप वाला भी इसमें चक्कर नहीं था। आपको डायरेक्टली उसने आपका डाटा दे दिया कि मैंने क्या रिस्पांस क्रिएट किया था। ये तो एक सिंपल सा यूज केस था जहाँ पे आप लैंग चेन में जेमिनी को यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली एपीआई की नहीं। लेकिन कई दफ़ा ये इशू आता है, मेरे पास नहीं था लेकिन पेशावर में वेब के पास था, कि वो डायरेक्टली आपको एपीआई की प्रोवाइड ही नहीं करने दे रहा था। अगर एपीआई की ही अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगी
तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए क्या था कि आप अपने गूगल के प्लेटफॉर्म पे अपना एक टोकन क्रिएट करें और उस टोकन को यूज कर लें। अगर आपको याद होगा तो जब हम यहाँ पे एपीआई की क्रिएट करते थे तो ये कहता था कि आप या तो कहीं किसी नए प्रोजेक्ट में कर लें या किसी करंट प्रोजेक्ट के साथ कर लें, ऐसे ही था। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बड़ा सवाल ये है। उसके लिए आप गूगल में सर्च करें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक दफा साथ साथ कर लें, ये अगर कंफ्यूजन रह गई तो ये रह जानी है। आप गूगल पे सिंपली सर्च कर लें कंसोल गूगल क्लाउड। अगर आप कंसोल गूगल क्लाउड सर्च करेंगे तो यहाँ कहीं पे साइन इन की ऑप्शन दे रहा है। अगर तो आप लोग फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको साइन इन और साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी साइन इन हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही है। इनिशियली ये खाली आ रहा होगा, आपके पास किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, लोकेशन और क्रिएट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं वापस करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कंसोल गूगल क्लाउड। हाँ, ठीक है। अगर पहले साइन अप नहीं है तो फर्स्ट टाइम में साइन अप कर दो। अगर आपने इसमें काफी सारी डिटेल है, मैं सारे को एक्सप्लोर नहीं करूँगा। अगर आप इसे करेंगे ना, यहाँ पे ये देगा मैट्रिक्स के नाम से कहीं पे आता है इसका। चेक कर लेते हैं, वापस आ जाएगा। अच्छा, आप में से अगर किसी का क्लाउड का अकाउंट नहीं था तो वो क्रिएट कर ले। ये देता है। आप गूगल क्लाउड पे आएंगे, क्रिएट करने के बाद एम्प्टी स्क्रीन आ रही होगी, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होगी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको सेटअप के दौरान ही कहेगा कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम बताना है और क्रिएट कर लेना है, आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो वापस प्रोजेक्ट में आए और उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें। जब आपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा तो इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। सबसे पहले तो आपने जाना है एपीआई एंड सर्विसेज में। एपीआई एंड सर्विसेज में एक ऑप्शन है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में यहाँ पे आप सर्च करेंगे जेमिनी। जेमिनी सर्च करते हैं तो आपके पास दो आ रहे होंगे, जेमिनी एपीआई, जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड। मैंने पहले बात की थी वर्टेक्स एपीआई की। अगर वर्टेक्स एपीआई हमने यूज करना होगा तो हम जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड यूज करते हैं। हम सिंपल यूज करें तो जाएंगे जेमिनी एपीआई में और यहाँ पे आपके पास बटन आ रहा होगा इनेबल का। मेरे पास अभी इनेबल्ड है बटन, इनेबल का मैं दिखाता हूँ। क्योंकि दूसरी सर्विस मेरे पास इनेबल नहीं थी, मुझसे चेक करते हैं किस तरह। यहाँ पे इनेबल का बटन है, ये इनेबल का बटन आ रहा होगा। आपने इस जेमिनी एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में इनेबल कर लेना। जब आप इसे इनेबल कर लें तो वापस जाएं आप अपने मेन पेज पे, वहाँ पे जाएं IML एडमिन पे। नहीं आ रहा। और किसी के पास है क्रिएट प्रोजेक्ट इशू? हेलो, कहाँ चली गई?